हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है ये सारा क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, पहला ऑप्शन है, स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, नीचे की ओर त्वरित होने वाले। ये त्वरित का मतलब है एसिलेरेशन, एसिलेरेशन बोलते हैं इसको, उसके साथ एसिलेरेशन रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी मुंबई बोर्ड में पूछा गया है 2006 एग्जाम में। ठीक, और अब ये सी ऑप्शन क्यों होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार जो होता है, ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार क्या होता है? वास्तविक भार, यानी वास्तविक भार माइनस मास इनटू एसिलेरेशन। ठीक, ये आभासी भार अगर हम निकालेंगे तो दूसरा अगर आ जाएगा नीचे की ओर, यह है ऊपर की ओर जाने वाला आभासी भार, और नीचे की ओर जब लिफ्ट नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर आती हुई लिफ्ट में आभासी भार क्या होगा? वास्तविक भार, वास्तविक भार माइनस मास इनटू एसिलेरेशन। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाती हुई भार अधिक होता है, यहाँ जो है ऊपर की ये प्लस हो जाएगा। जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाता है तो भार अधिक होता है। यदि लिफ्ट अचर वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, तो एसिलेरेशन, ये जो है इसका वैल्यू एसिलेरेशन 0 हो जाएगा। ठीक, तो आभासी भार क्या हो जाएगा? ऐसे केस में आभासी भार हो जाएगा वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ वास्तविक भार होगा, आभासी भार वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। ठीक, और स्थिर वेग में जो होता है, स्थिर वेग में ऊपर लिफ्ट अगर ऊपर जाए या नीचे आए, स्थिर वेग में लिफ्ट चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, जब स्थिर वेग रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित रहेगा, ऊपर की ओर एसिलेरेशन रहेगा तो वहाँ पे अधिक होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? ऑप्शन है गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, और बी क्यों होगा वो भी हम बता रहे हैं। और ये जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम चंडीगढ़ बोर्ड में टीसी पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एएसएम पोस्ट मुंबई बोर्ड में भी 2004 में ही पूछा गया है, एएसएम पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका हम डिटेल बताते हैं, ये जड़त्व क्यों होगा। जड़त्व अगर बोले तो जड़त्व का मतलब होता है इंग्लिश में, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व को इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है कोई भी पिंड। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। और ये जो है एनटीपीसी इलाहाबाद नहीं, ये जो है आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्यों होगा? किसी पिंड का वेग समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर या नियतांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इससे पहले भी मैं पहला वीडियो डाला हुआ, ये हमारा दूसरा वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी का, तो इसीलिए हमने चालू किया था ये 31 नंबर क्वेश्चन से। और ये 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसमें फॉर्मूला आपको याद करना होगा। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? 2 mv, 0 mv या -mv। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। और कैसे होगा वो भी हम बताते हैं। ये जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम एएसएम पोस्ट के लिए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पे? गोरखपुर के लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से दीवार से टकराता है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? दीवार से टकराता है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग बोले तो मोमेंटम, उसका मोमेंटम क्या होगा? यानी संवेग यानी मोमेंटम, उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा mv। ठीक, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और टकराने के पश्चात वही v चाल से विपरीत दिशा में वापस आता है, तो संवेग क्या होगा? संवेग तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं p1। ठीक, ये कब का है? जब दीवार से टकराता है तब का, जब दीवार से टकराता है तब, और दीवार से टकराने के बाद संवेग होगा जब टकराने के बाद वो वापस आता है, तो संवेग क्या होगा? इसको हम 2 मान लिए, तो ये हो जाएगा m -v, क्योंकि ये टकराने के बाद वापस आ रहा है, तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे पिंड का संवेग में क्या परिवर्तन हुआ? पिंड के संवेग में, इसीलिए पिंड का संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? तो परिवर्तन हम देख लेते हैं। p2 - p1 ये क्या हो जाएगा? m -v और यहाँ पे mv, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा -mv -mv, ये हो गया -2mv। तो ये इसीलिए संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन हो जाएगा 2mv, ये जो है परिमाण है, 2mv हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक, ऑप्शन है 1 जूल, 2/3 जूल, 3/2 जूल, 4 जूल।
इसको हम कैसे लिखेंगे? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है? मोमेंटम बराबर हो जाएगा संवेग को मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं। मोमेंटम बराबर हो जाएगा mv, यानी द्रव्यमान इंटू, यानी मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संवेग दिया हुआ है 2 न्यूटन सेकेंड और मास दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू वी। तो इसीलिए v बराबर हो जाएगा 2/3। v बराबर ये 3 इस साइड गया तो नीचे में आ जाएगा, तो 2/3 हो गया। ठीक, अभी गतिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे? गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ, उसका फॉर्मूला है mv²। आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला, ठीक, नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिए, हाफ mv²। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 3 m3 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, और v का वैल्यू हमने निकाला है 2/3, ठीक, और इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाफ mv², इसको हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? 2/3। ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स देखिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये 2 इसके साथ, तो हमारे पास क्या बचा? 2/3। तो इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 2/3 जूल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आ गया रहेगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, और चौथा है संवेग संरक्षण पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी गोरखपुर के लिए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, एएसएम पोस्ट के लिए। ठीक, ये जो है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम रांची, बेंगलोर और इलाहाबाद के लिए पूछा गया है। टीए, एएसएम, लोको पायलट, ये सब एग्ज़ाम के लिए ये जो है रांची में 2004 में पूछा गया था, और 2003 में ये बेंगलोर के लिए पूछा गया था, और 2007 में ये इलाहाबाद के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, अब देख लीजिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप समझ गए होंगे। ठीक, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है, तो वो संवेग का सिद्धांत कहलाता है। संवेग मतलब क्या है? संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए, उसे इकट्ठा की हुई मछलियां को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, उसे नाव पर लेट जाना चाहिए, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए।
संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अथवा किनारे की ओर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बोट है और ये किनारा है। अगर हम यहाँ से इस साइड, अगर ये बोट है, अगर यहाँ से हम इस साइड अगर फेंकेंगे मछली को तो हमारा बोट इस साइड चलेगा। ये जो है सिकंदराबाद एएसएम पोस्ट के लिए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा, एक दीर्घवृत्त होगा, एक सीधा रेखा होगा, एक परवलय, एक वृत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एक दीर्घवृत्त। और ये जो है NTPC एग्ज़ाम इलाहाबाद में के लिए सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आपको कभी कभी पूछ जाएगा SHM का फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा। जबकि कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन की दिशा संवेग साम्य स्थिति की ओर हो, तो कण की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण के लिए वेग का विस्थापन के साथ खींचा गया वक्र एक दीर्घवृत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समान त्वरण होता है। त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, वेग वेलोसिटी, फोर्स बल होता है, गति स्पीड होता है। तो ये जो है NTPC एग्ज़ाम चेन्नई का TCCC एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण, ये समान त्वरण जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समान त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा। कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी पर गिर जाएगा, समान रूप से अवत्वरण करती रहेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी की केंद्र से जाता है। और ये जो है क्यों जाता है वो हम बताते हैं। ये जो है कोलकाता NTPC एग्ज़ाम कोलकाता जोन के लिए पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, ग्रुप D और PBT के लिए। यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के इस फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग का कठिन है,
स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, आधार के प्रति एकांक क्षेत्र का भार, प्रति एकांक विक्षेपण का भार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी बेंगलोर एग्जाम में असिस्टेंट ड्राइवर के पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्प्रिंग का कठिन स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है। स्प्रिंग का कठिन जितना ही अधिक होगा, यानी स्प्रिंग जितना ही कठिन होगा, मतलब उसका कठिन यानी वो हार्डपन जो है उसका जितना ज़्यादा होगा, उसकी भारवाहिका क्षमता वो मतलब उसको भार उठाने का क्षमता जो है उतना ही अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी की इकाई यूनिट क्या है? जी की इकाई को यूनिट बोलते हैं, क्या है? ऑप्शन है न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर केजी। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी। और सी क्यों होगा वो भी आप जान लीजिए। ये जो है भुवनेश्वर का केसिंग इंस्पेक्टर के लिए 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी भुवनेश्वर के लिए। यहाँ जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पे फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू आर स्क्वायर, यानी दो पिंड के बीच का डिस्टेंस को आर बोला गया है यहाँ पे m2 m1 m2। यहाँ पे मान लीजिए एक पिंड ये m1 है और यहाँ पे दूसरा पिंड m2 है, ठीक, m2 है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक, तो यहाँ पे g क्या हो जाएगा f, यानी यहाँ पे f क्या हो गया, दोनों पिंड के बीच का आकर्षण बल f हो गया। ठीक, दोनों पिंड के बीच का आकर्षण बल f हो गया, और r जो है पिंड के बीच की डिस्टेंस है यानी दूरी है, और m1 m2 क्या है, दोनों पिंड का द्रव्यमान है m1 m2। ठीक, अभी जी का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी केजी इसका भी केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग माप है। आवेग किसका माप है? आवेग, सबसे पहले आवेग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पल्स। आवेग मीन्स इम्पल्स माप है किसका, द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का, भार का। इसका सही आंसर हो जाएगा भार का। अब भार का क्यों होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो है इलाहाबाद में TC AC CC एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक, इसका जो है आवेग जो है बल की क्रिया का मात्रक है। आवेग बल की क्रिया का मात्रक है। यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है, जितने समय तक के लिए बल कार्य करता है। जैसे आवेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये आप याद कीजिए। आवेग बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू समय में डिफरेंस जो होता है, एक मिनट, ये बल इनटू समय अंतराल, टाइम में जो डिफरेंस है वो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो इसीलिए भार जो है गुरुत्वीय बल ही है, भार जो है गुरुत्वीय बल है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? बल यानी फोर्स। बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर।
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, ये पूरे को न्यूटन। ठीक, और ये जो है एएसएम पोस्ट के लिए कोलकाता जोन में 2008 में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में। बल का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बल का फॉर्मूला क्या है? बल का फॉर्मूला यानी बल बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण। इंग्लिश में बोले तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, ये इसका आंसर होगा, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। दोस्तों ये जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी चंडीगढ़ के लिए स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है, और आरआरबी चंडीगढ़ टीसी एग्ज़ाम के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आरआरबी एएसएम एग्ज़ाम के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक माइक्रोन बराबर होता है किसके और क्यों होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये जो है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर के। ठीक, अब हमको mm में मांग रहा है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको हम mm में कैसे तोड़ेंगे? आपको मालूम होगा 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाना चाहिए। ठीक, इसीलिए यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 mm। ठीक, या इसको 10⁻³ हम बोल सकते हैं mm। ठीक, अभी इसीलिए ये जो है 10⁻⁻6 मीटर, ये इसके बराबर है 10⁻⁻6 के, तो 10⁻6 मीटर बराबर किसके हो जाएगा? ये इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ को, तो आपको मालूम है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे -6 + 3, तो ये -3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 mm। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक, mm। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक, यहाँ पे 1/1000 हो गया। अभी इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मैच नहीं हो रहा है कहीं भी, तो यहाँ पे हम इसको दशमलव में डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 001। ठीक, तो ये हमारा mm, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, वाट, कैलोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केल्विन। ये जो है केल्विन क्यों होगा वो भी बता रहे हैं हम। ये जो है आरआरबी एनटीपीसी कोलकाता के टीए एग्जाम में, टीए पोस्ट के लिए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे केल्विन को सामान्यतः हम -273 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो इसका हम तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन ही, ये हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन है गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण, जड़त्व क्या है? जड़त्व को हम इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व के कारण। और ये जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम गुवाहाटी और बेंगलोर के में पूछा गया क्वेश्चन है टीएफ पोस्ट के लिए। ये 2005 में पूछा गया था गुवाहाटी में और गुवाहाटी जोन में, और 2006 में पूछा गया था बेंगलोर जोन में। जड़त्व के कारण पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होता। एक पिंड का स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में असक्षमता विरामावस्था का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल, प्रत्यानयन बल, गतिज बल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यानयन बल। ये जो है कोलकाता का पीबीटी ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2005 में पूछा गया है कोलकाता जोन में। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल यानी प्रत्यानयन बल या रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, दो बार पूछा गया है। दिए गए काल वेग यानी समय वेग यानी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में मंदन का मान है। मंदन का मान क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है हमको मंदन अगर निकालना है तो मंदन बराबर हो जाता है V2 माइनस V1, उसी तरह T2 माइनस अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, यहाँ पे हम V2 कितना है यहाँ पे देख लीजिए, V ग्राफ है तो यहाँ पे V1 हो जाएगा 50 और T1 हो जाएगा 0। ये आप समझ गए होंगे। V1 इधर हम चलेंगे तो V1 V2 T1 T2, यहाँ पे T कितना है? 0 है, तो T हमारा 0 हो गया और V जो है V ग्राफ जो है 50 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V हमारा क्या हो जाएगा? V ग्राफ में V यहाँ पे 0 होगा और T हमारे कितना हो जाएगा? 10। ठीक, अभी हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका वैल्यू रखने से 0 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 माइनस 0। ठीक, तो ये हो जाएगा -50/10। तो इसको हम लिख सकते हैं -5, ये कट जाएगा 10 × 50, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसलिए हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम मंदन अगर निकालेंगे तो ये नेगेटिव नहीं लेंगे हमारा, तो इसलिए हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए ग्राफ में यानी इसी और ये जो है कब पूछा गया है, ये आपको आरआरबी रांची एनटीपीसी रांची के एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट जो है दिए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या होगा। प्रारंभिक वेग क्या हो गया यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो सिंपल है यहाँ पे v1 का वेलोसिटी कितना रहेगा 50 है, तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें तो 50 है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यही आंसर सही होगा। ठीक, यही आंसर सही होगा। और इसका आंसर जो होता है होगा 50 मीटर, इसका एक्चुअल सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसका। और ये जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है रांची आरआरबी एनटीपीसी रांची के एग्ज़ाम, रांची बोर्ड में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको, आज मैंने टोटल जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं अभी, और ये 50 तक पहुंच गए। हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा लगा और इसको हम कितना अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।